नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में यह हमारा 16वां अध्याय है। 16वें अध्याय को दो पार्ट में हम लोग बांट कर पढ़ेंगे। आपातकालीन उपबंध है। आपातकालीन उपबंध, इसको अंग्रेजी में इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं। यह हमारे संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक में दिया गया है। हमने पिछली कक्षा में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी से आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन हम पढ़ा गया था, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। अब आगे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन की, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है। अब राष्ट्रपति शासन होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसका प्रभाव क्या पड़ता है, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अनुमोदन लेने के लिए क्या स्थिति होती है, इसको समाप्ति कैसे किया जाता है, इसमें राष्ट्रपति के क्या अधिकार हो जाते हैं, राज्य के कौन कौन से अधिकार कम कर दिए जाते हैं, केंद्र के कौन कौन से अधिकार बढ़ जाते हैं राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 356 क्या करता है, राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति को घोषणा करने का अधिकार देता है जब वह अस्वस्थ है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल रही। एक कंडीशन हो गई 356, और 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। यदि कोई केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने या प्रभावी करने में असफल होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने या प्रभावी करने में असमर्थ होता है या लागू नहीं कर पाता है तो अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। अब आगे देखिए, संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि क्या होती है, इसको देखते हैं। तथा समयावधि, इसकी घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह, 356 में 2 माह। यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा पत्र लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है या लोकसभा 2 माह के भीतर बिना घोषणा पत्र को स्वीकृत किए विघटित हो जाती है, तब घोषणा पत्र लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक बना रहता है। मतलब उस समय कितना दिन हो गया, 60 दिन उधर धन 30 दिन, 90 दिन तक यह उद्घोषणा बनी रहती है, बशर्ते राज्यसभा ने इसे निश्चित समय में दे दिया हो। चूंकि राज्यसभा कभी विघटित न होने वाली सभा है तो राज्यसभा का विघटन होता ही नहीं है, लोकसभा की ही बात इसलिए इसमें की गई है कि अगर राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति हो गई है और 2 महीने के भीतर अगर लोकसभा के द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया, एक कंडीशन, और दूसरा अगर 2 महीने के अंदर ही लोकसभा विघटित हो गई तो नई लोकसभा जब तक बनेगी उसके 30 दिन तक यह कार्य में रहेगा। आगे, दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल था उसे 6-6 महीने करके कितने दिन तक, अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता था, लेकिन राष्ट्रपति शासन को 6 माह तक चलता है, इसे अधिकतम 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से। मतलब 6-6 माह करके 5 बार बढ़ा दीजिए, हमारा राष्ट्रपति शासन 3 साल तक, उसके बाद नहीं। आगे, सदन का साधारण बहुमत चाहिए। जो हमारा राष्ट्रपति शासन होता है इसके लिए साधारण बहुमत मतलब उपस्थित और मत देने वाले का 1/10। अगर 1 वर्ष बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए बढ़ाना है तो निम्नलिखित परिस्थितियां पूरी होनी चाहिए। अगर 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग गया और उसे बढ़ाना है तो क्या स्थिति होनी चाहिए, यदि पूरे भारत अथवा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। दूसरा, चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में चुनाव कराना अभी कठिन है। चुनाव मतलब राज्य में चुनाव मतलब विधानसभा का चुनाव। आगे, राष्ट्रपति शासन के क्या परिणाम होते हैं। वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य अधिकारियों और कार्यकारी अधिकारियों को शक्तियां प्राप्त हो जाती है। वह राज्य सरकार के कार्य अर्थात जो राज्यपाल होता है वह राज्य सरकार के काम को अपने हाथ में ले लेता है और अधिकारियों को वितरित करता है। वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। जो संसद है वो हमारी राज्य विधायिका का प्रयोग करेगी। राज्य विधायिका की, जैसे मणिपुर है, मणिपुर में इस समय स्थिति बहुत गंभीर है।
अगर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां की पूरी जिम्मेदारी, शासन की, सुरक्षा की, व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी किसके हाथ में आ जाएगी? केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगी। वही बात कह रहा है। वह वे सभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन करना शामिल है। यह 1905 के बाद 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम पंजाब में हुआ था। अब राष्ट्रपति जो शासन है उसकी न्यायिक समीक्षा की क्या क्या संभावनाएं हैं, इसको देखिए। समीक्षा की संभावना 38वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, किया गया कि अनुच्छेद 365 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा। राष्ट्रपति संतुष्ट होगा तभी यह चीजें आगे बढ़ेंगी कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे है। अब देखिए, लेकिन 44वें संशोधन में यह प्रावधान को समाप्त कर दिया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक। अब पहले क्या होता था कि पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह देते थे कि यहाँ राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, राष्ट्रपति संतुष्ट हो गए, लगा दिए। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हमारा यह कहता है कि राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है, अगर उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। वही बात कह रहा है कि 38वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया था कि राष्ट्रपति केवल संतुष्ट हो जाएगा तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हमारा ये कहता है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जाएगा और ला दिया गया है। अब ये बम्बई मामला 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के तहत 3 निम्नलिखित निर्णय दिए। राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के योग्य है, मतलब न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, जरूरी भी है। केंद्र की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्कसंगत कारणों को प्रस्तुत करे। क्यों केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी? क्योंकि केंद्र ही राष्ट्रपति से कहता है और राष्ट्रपति शासन लगाता है, तो इसीलिए जिम्मेदारी किसकी हो गई? केंद्र की हो गई। उसके बाद बम्बई वाद में और क्या क्या निर्णय आए उसको देखिए। न्यायालय यह नहीं देखता कि संसाधन सही अथवा पर्याप्त है, अपितु यह देखता है कि कार्य तर्क सम्मत है अथवा नहीं। अगला, जब केंद्र में कोई नया राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो उसे अन्य जो राज्य हैं उसमें अन्य दलों को की सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होता है। अनुच्छेद 356 के अधीन शक्तियां विशिष्ट शक्तियां हैं, इनका प्रयोग विशेष परिस्थिति में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्थिति आए राष्ट्रपति शासन लगा दिए, कोई भी स्थिति आए राष्ट्रीय आपात लगा दिए, कोई भी स्थिति आए 360 के तहत वित्तीय आपात लगा दिए, ऐसी नहीं स्थिति होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग, अगला जो हमारा तीसरे नंबर का आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 की। हमने पढ़ा था कि हमारे संविधान के भाग 18 में आपातकाल की बात की गई है, आपातकालीन उपबंध के बारे में बात किया गया है। 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंध होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन। तो हमने राष्ट्रीय आपात को भी पढ़ा, राष्ट्रपति शासन को भी पढ़ा। अब हमारा तीसरा नंबर का है वित्तीय आपातकाल। भारत में ऐसी नौबत नहीं आई है कि वित्तीय आपातकाल को लगाया जाए, लेकिन आई नहीं है, भगवान न करे कि ऐसी स्थिति आए, लेकिन फिर भी इन चीजों को आइए देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति होती है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें भारत या किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति प्रत्यक्ष खतरे में है। 38वें संविधान संशोधन 1975 में कहा गया था कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है। इसमें भी वही बात कही गई थी कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को लागू करता है तो अगर संतुष्ट है तो उसकी स्थिति अंतिम और निर्णायक है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हमारा यह कहा कि ये भी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, अर्थात इसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अब संसदीय अनुमोदन एवं समयावधि क्या है, इसको भी देखते हैं। इसकी घोषणा 2 माह के भीतर ही संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। जैसे घोषणा जिस दिन होती है उसके 60 दिन के भीतर अनुमति मिल जाए, अनुमोदन मिल जाए संसद से। संसद हम जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनता है। एक बार संसद दोनों सदनों से इसकी मंजूरी प्राप्त हो तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहता है जब तक वापस न लिया जाए। एक बार अनुमोदन मिल जाए तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रहता है जब तक कि वित्तीय आपातकाल को वापस न लिया जाए। यह दो बातों को इंगित करता है। यह 2 बातों को इंगित करता है। कौन कौन सी बात? इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है।
वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है, अर्थात राज्यसभा भी पारित कर सकती है, लोकसभा भी, दोनों सामान्य बहुमत अथवा उपस्थित एवं मतदान देने वाले 1/10 सदस्यों के द्वारा। आगे अब स्थिति को देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वित्तीय आपातकाल की घोषणा वापस ली जा सकती है, इसके लिए संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं है। वित्तीय आपातकाल के क्या प्रभाव होते हैं? केंद्र की आधिकारिक कार्यकारिणी का विस्तार हो जाता है, केंद्र की आधिकारिक कार्यकारिणी का विस्तार होता है। किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन का निर्देश दिया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहता है तो इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त और आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। राज्य की सेवा किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों का वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, रोक दिया जा सकता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयकों को आरक्षित रख सकता है। आगे जो प्रावधान है उसकी आलोचना भी की गई है। कौन कौन से वो बिंदु है जिस पर जो हमारे 3 प्रकार के आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल 360, उसकी किन किन बिंदुओं पर आलोचना की गई है, उन बिंदुओं को भी देखते हैं। यह लोग कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि संघीय भाग नष्ट होगा क्योंकि केंद्र सर्वशक्तिमान बन जाएगा। आप देखें कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है या राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है या वित्तीय आपातकाल लागू होता है, उसमें केंद्र क्या हो जाता है, मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है, केंद्र सर्वोपरि हो जाता है। तो वही बात कह रहा है कि संविधान का संघीय भाग नष्ट होगा, केंद्र सर्वशक्तिमान बन जाएगा। दूसरा, राज्यों की शक्ति अब पूरी तरह से केंद्रीय प्रबंधन के हाथ में आ जाएगी, राष्ट्रपति तानाशाह बन जाएगा, राज्यों का वित्तीय स्वायत्तता निरर्थक हो जाएगी और मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। ये रही आज की आपातकालीन उपबंध वाली दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में हमने राष्ट्रीय आपात के बारे में पढ़ा, दूसरी कक्षा में हमने राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के सभी प्रावधानों को जाना। आपको यह जीएस की कक्षा कैसी लगती है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। आप हमारे नए पाठक, नए दर्शक हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमसे सभी कक्षाओं के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 7081788388 पर आप अपना नाम और किस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको करंट की जो कक्षाएं होती है उसकी पीडीएफ चाहिए या जीएस की कक्षाओं की पीडीएफ चाहिए, आपको तुरंत अविलंब आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहे। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।